हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। इस पर टॉप 100 VIP MCQ क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें पूरा चैप्टर जो 10th क्लास का चैप्टर है विद्युत धारा, इसको मैंने समेटा है MCQ क्वेश्चंस के फॉर्म में। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है रीट लेवल 2 मेंस के लिए, लेवल 1 के लिए, RPC सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड जनरल साइंस के लिए, वीडियो LDC उन तमाम एग्जाम्स के लिए जिनमें ये जनरल साइंस का टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए और जिनके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इन कथनों में से कौन से सही है? पहला सही है केवल, या दूसरा है, या दोनों है, या दोनों ही नहीं है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसमें से पहला स्टेटमेंट है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तप्त हो जाता है, यानी उष्मीय प्रभाव की बात हो रही है। किसी विद्युत तार में या विद्युत युक्ति में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह तप्त होकर ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। चुंबकीय प्रभाव, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने जिसकी खोज की थी, ये चुंबकीय प्रभाव है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तापीय प्रभाव और उसमें चुंबकीय प्रभाव की यहाँ पर बात हो रही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस, एक सुरक्षा उपकरण है और इसके बारे में आप ये कथन दिए हुए, तो इनमें से कौन कौन से सही है? पहला है कि इसका उपयोग लघुपतन, शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु होता है। देखो मैंने बताया आपको, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को, गैजेट्स को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए, और जो स्पार्किंग से आग लग सकती है उससे बचाने के लिए एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है कि सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत के फ्यूज के तार पिघल जाते हैं। इसका कंसेप्ट यही है, जो प्रिंसिपल जिस सिद्धांत पर फ्यूज का काम करता है वो है इसका न्यून गलनांक, लो मेल्टिंग पॉइंट। न्यून गलनांक होने की वजह से ये कुछ विशेष धातुओं या मिश्र धातुओं का बना होता है, तो इसका गलनांक कम होने की वजह से जैसे ही इसकी जो लिमिट है या सुरक्षित मात्रा है विद्युत धारा की, उससे अधिक जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये मेल्ट हो जाता है। इसका गलनांक बिंदु तक तापमान पहुँचते ही ये मेल्ट हो जाता है और गल के टूट जाता है, और टूट कर वो सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है, ब्रेक कर देता है। जब सर्किट या जो विद्युत परिपथ है उसमें गैप उत्पन्न हो जाता है तो आगे के सुरक्षा डिवाइस है वो सुरक्षित रह जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि इसका उपयोग शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए किया जाता है, और एक सुरक्षा मानक से अधिक अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज का तार पिघलकर टूट जाता है और इस तरह से जो परिपथ है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। तो इनमें से दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो देखो मैं आपको यहाँ बता दूं कि विद्युत शक्ति या कोई भी जो शक्ति होती है, शक्ति होती है कार्य बटा समय या ऊर्जा बटा समय, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई जूल होती है। तो यहाँ पर ऊर्जा बटा समय यानी ऊर्जा परिवर्तन की दर को शक्ति कहते हैं। समय बटा समय यानी दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के परिवर्तन की दर को शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा को काम में लेने की या ऊर्जा उत्सर्जन की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक की बात हो रही है, यानी किसी डिवाइस की या किसी उपकरण की जो विद्युत ऊर्जा पर कार्य करता है उसकी शक्ति कितनी होगी, तो वो कितनी विद्युत ऊर्जा का उपभोग इकाई समय में कर रहा है वो उसकी शक्ति आ जाएगी। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक इसमें से कौन सा है? देखो हम यहाँ से मात्रक बनाते हैं। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ऐसा ही मात्रक ऊर्जा का जूल होता है, और समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड या जूल प्रति सेकंड शक्ति की ऐसा ही इकाई होगी, और जूल प्रति सेकंड को कहते हैं वाट। तो ऑप्शन ए सही है। देखो यहाँ पर एम्पियर विद्युत धारा की ऐसा इकाई होती है, वोल्ट विभवांतर या विद्युत विभव की ऐसा इकाई है, और वाट से बड़ी इकाई किलोवाट होती है। तो वाट और किलोवाट और जूल पर सेकंड ये सभी विद्युत शक्ति की इकाइयाँ है। अगला प्रश्न, निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का मात्रक कौन सा नहीं है? तो देखो वाट तो है, और अश्व शक्ति हॉर्स पावर, पावर विद्युत शक्ति यानी पावर, और पावर की ही एक इकाई है जिसका नाम है हॉर्स पावर। ठीक है, 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। 1 HP यानी हॉर्स पावर, 1 HP में 746 वाट होते हैं। तो ये दोनों इसकी इकाई हैं।
किलोवाट घंटा और जूल सेकंड। देखो जूल सेकंड इसकी ऐसा इकाई है, जूल सेकंड को ही वाट कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि शक्ति क्या होता है, शक्ति होता है ऊर्जा बटा समय। तो ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है, ऊर्जा की ऐसा इकाई है जूल, और समय की इकाई है सेकंड। तो जूल बटा सेकंड यानी जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई हो गई, विद्युत शक्ति की। तो किलोवाट घंटा इसकी इकाई नहीं है, ऑप्शन दूसरा ठीक है। देखो किलोवाट आवर, किलोवाट तो शक्ति की इकाई है, लेकिन आवर जो है ना इसके साथ में ये शक्ति लगने से ये शक्ति की इकाई नहीं रहा, क्योंकि वाट और किलोवाट तो किसकी इकाई है, वाट और किलोवाट तो विद्युत शक्ति की इकाई है। किलोवाट वाट से बड़ी हो गई भाई, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो वाट और किलोवाट तो इसकी इकाई है, लेकिन इसके साथ में आवर भी आ रहा है ना, समय से गुणा हो रहा है। तो ये सूत्र है ऊर्जा का। क्यों है ऊर्जा का, समय से गुणा होने पर ऊर्जा का सूत्र कैसे हो गया, देखो शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय। ठीक है, अब यहाँ से अगर ऊर्जा का सूत्र बनाएंगे तो क्या सूत्र बनेगा, ऊर्जा का सूत्र इनको वज्र गुणा करने से बनेगा। तो ऊर्जा बराबर क्या हो गया भाई, ऊर्जा गुणा 1 यानी ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय। अब शक्ति की इकाई क्या है, अगर मान लो बड़ी इकाई किलोवाट है और यहाँ पर समय की बड़ी इकाई आवर ले ले, तो किलोवाट आवर इसकी इकाई हो गई किसकी, ऊर्जा की। तो किलोवाट आवर किसकी इकाई है, विद्युत ऊर्जा की, न कि शक्ति की। किलोवाट शक्ति की इकाई है, लेकिन किलोवाट आवर ऊर्जा की इकाई है। क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा अगर शक्ति वाले सूत्र से निकाले तो ऊर्जा होती है शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय। और शक्ति का मात्रा क्या है, किलोवाट, और समय का मात्रा अगर आवर ले ले, घंटा ले ले, तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई हो गई, ऊर्जा की इकाई हो गई। अगर छोटी इकाई ले ले यहाँ पर शक्ति की वाट और समय की सेकंड, तो वाट गुणा सेकंड हो गई जूल, वाट गुणा सेकंड हो गई जूल। ये भी ऊर्जा की इकाई है छोटी। ऐसा इकाई की अगर हम बात करें, ऊर्जा और कार्य की ऐसा इकाई जूल होती है, तो विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा की ऐसा इकाई वाट गुणा सेकंड, ये भी ऊर्जा की इकाई है। इससे बड़ी इकाई किलोवाट और सेकंड से बड़ी इकाई आवर, तो किलोवाट आवर भी किसकी इकाई होगी, ऊर्जा की। और इस किलोवाट आवर को ही कहते हैं यूनिट। जो घर में बिजली का खर्च आता है वो यूनिट में आता है। तो यूनिट किसकी यूनिट है, यूनिट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा की इकाई है यूनिट। विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा, जो जिसको यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर। तो देखो इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, दर का मात्रक क्या है, तो दर का मात्रक एम्पियर है। और ये परिभाषा किसकी है, ये विद्युत की परिभाषा है, विद्युत धारा की परिभाषा है। इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और आवेश को हम लिखते हैं क्यू से। और किसी भी इकाई की दर हमेशा वो इकाई बटा समय होता है। तो आवेश के प्रवाह की दर यानी आवेश बटा समय क्या हो गया, विद्युत धारा, इसको कहते हैं आई। तो ये पहला सूत्र बन गया, आई बराबर क्यू बटा टी। क्यू आवेश, और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कुलाम, और समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। तो कुलाम पर सेकंड, कुलाम बटा सेकंड या कुलाम पर सेकंड क्या हो जाएगा, एम्पियर। यानी एम्पियर किसका मात्रक हो गया, विद्युत धारा का। और विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को। तो आवेश प्रवाह की दर यानी आवेश बटा समय। और आवेश की इकाई क्या होती है, ऐसा इकाई होती है कुलाम। तो कुलाम प्रति सेकंड या कुलाम पर सेकंड किसकी इकाई हो गई, विद्युत धारा की, और इसको क्या कहेंगे, एम्पियर। अगर 1 कुलाम हो यहाँ पर और यहाँ पर 1 सेकंड हो, तो 1/1 यानी 1, तो एम्पियर कितना आ जाएगा, 1। तो 1 एम्पियर क्या होता है, जब 1 कुलाम का आवेश 1 सेकंड में किसी विद्युत परिपथ में से प्रवाहित हो रहा है, तो वहाँ पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक क्या है, एम्पियर, और इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर क्या है, विद्युत धारा। इनमें से विद्युत धारा की ऐसा इकाई कौन सी है, तो देखो विद्युत धारा की ऐसा इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट या फेराड। तो एम्पियर ऐसा इकाई है, अभी हमने इसकी बात करी थी। आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी, ये सूत्र याद रखो, क्यू बटा टी। क्यू की ऐसा इकाई है कुलाम, और समय की ऐसा इकाई है सेकंड। तो कुलाम प्रति सेकंड को हम क्या बोलेंगे, कुलाम प्रति सेकंड को हम बोलेंगे एम्पियर। ठीक है, ओम किसकी इकाई है, प्रतिरोध की। वोल्ट किसकी इकाई है, विभवांतर की। फेराड किसकी इकाई है विद्युत धारिता की, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि थॉमस अल्वा एडिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। थॉमस अल्वा एडिशन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। थॉमस अल्वा एडिशन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र, कैमरा और कार्बन प्रेशर का आविष्कार किया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों ही नहीं। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि थॉमस अल्वा एडिशन ने विद्युत बल्ब का, ग्रामोफोन का, चलचित्र का, कैमरा और कार्बन प्रेशर का आविष्कार किया था। 500 से अधिक आविष्कार इन्होंने किए थे। थॉमस अल्वा एडिशन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, ये स्टेटमेंट गलत है। बल्ब के आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिशन जो थे वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के
भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है, ये कथन है और इसका कारण है कि टिन लोहे से कम क्रियाशील है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करो। यानी कथन और कारण दोनों सही है। इस कथन का सही स्पष्टीकरण कारण है या नहीं है, ये हमें बताना है कि ए और आर दोनों सही है। सही स्पष्टीकरण है आर, या दोनों सही तो है परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है, या ए सही आर गलत है, या ए गलत आर सही है, क्या है। देखो स्टेटमेंट दोबारा से देख ले कि खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। लोहे के डब्बों पर जंग लगता है, खाद्य पदार्थ खराब हो सकता है, इसलिए लोहे के डब्बों के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, विद्युत लेपन के द्वारा टिन की परत चढ़ा जाती है। क्योंकि टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है इसलिए उस पर जंग नहीं लगेगा। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण उसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो लोहे के संपर्क में आने से जो खाद्य पदार्थ खराब हो सकते हैं वो अब टिन, क्योंकि लोहे से कम क्रियाशील है और नीचे रह गया लोहा तो उसके ऊपर टिन आ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा, खराब नहीं होगा। और विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक उदाहरण है। रासायनिक प्रभाव, ये रासायनिक प्रभाव है। यहाँ पर विद्युत धारा का रासायनिक पदार्थ की एक पदार्थ के ऊपर दूसरे पदार्थ की परत चढ़ा देना विद्युत लेपन कहलाता है। जैसे गैल्वेनीकरण, जस्ते का गैल्वेनीकरण जो कहता है तो उसमें लोहे के पाइपों के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, तो उनको गैल्वेनीकृत पाइप कहते हैं। पानी के जो लोहे के पाइप होते हैं जिनमें पानी बहता है, नल फिटिंग के लिए जो काम में लेते हैं, उनके ऊपर जिंक, गैल्वेनीकृत जिंक लगी हुई होती है। तो वो गैल्वेनीकृत जिंक होने से वो लोहे को जंग से बचा लेगा। तो ये विद्युत लेपन वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग करते हुए हम एक के ऊपर दूसरी धातु की, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको कहते हैं। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, एक एनोड और कैथोड, और यहाँ पर एक विद्युत अपघटन लेकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक धातु दूसरी धातु के ऊपर चढ़ जाती है, उसकी परत चढ़ा दी जाती है। अगला प्रश्न देखते, देखो वो कथन और कारण वाला प्रश्न है और सही उत्तर बताना है। कथन है कि पुलों और स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में संक्षारित होने और जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। कारण, संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। तो देखो यहाँ पर जो सही उत्तर है ना वो ये है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखो ये कारण होना चाहिए कि संक्षारण और जंग से बचाने के लिए लोहे, ये कथन होना चाहिए कि विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है, इसलिए पुलों और स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहा में संक्षारित होने और जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, और जंग लगने और संक्षारित होने की प्रवृत्ति से बचाने के लिए ही इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। तो ये कथन होता और ये उसका कारण होता ना तो ज़्यादा ठीक होता कि संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, और पुलों स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने में ले गए उपयोग वाला लोहा जो होता है वो प्रबल प्रकृति का होता है, इसमें जंग लगने की प्रकृति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है। आंसू जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है। पेय जल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए ये भी विद्युत का चालक है। रासायनिक प्रभाव की बात हो रही है। अब ये बताना है कि असत्य कथन कौन सा है इसमें से, 1 2 3 में से कौन कौन से कथन असत्य है। तो देखो यहाँ पर केवल दूसरा कथन जो है ना वो असत्य है कि आसु जल विद्युत का अच्छा चालक होता है, ये गलत है। आसु जल में कोई भी लवण नहीं रहता है, इसलिए ये कुचालक होता है। आसु जल यानी जब हम जल को गर्म करेंगे और उसको बॉईल करेंगे और उसका वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण से वो जल वाष्प में बदल जाएगा, फिर इस वाष्प को हम ठंडा करके दोबारा जो जल बनाएंगे वो आसु जल होगा, आसवन विधि के द्वारा। तो आसवन विधि के द्वारा जब हम जल का निर्माण करते हैं तो जल के अंदर घुले हुए लवण पीछे ही छूट जाते हैं और हमें केवल शुद्ध जल या आसु जल मिलता है। क्योंकि आसु जल में कोई लवण नहीं है इसलिए विद्युत का कुचालक है। जब जल में अम्ल, क्षार या लवण विलय होते हैं तब वो अच्छा चालक होता है। तो नमक घुला हुआ जल क्योंकि उसमें लवण है इसलिए वो अच्छा चालक रहेगा। और पेय जल में भी खनिज लवण होते हैं, जैसे क्लोराइड होता है, फ्लोराइड होते हैं, आर्सेनिक, और इस तरह से कुछ ना कुछ जो ज़मीन से पेयजल हम निकालते हैं तो उसमें ये खनिज लवण होते हैं, और ये खनिज लवण विद्यमान होने की वजह से ही विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें असत्य कथन की पहचान करो। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडीज जिनको हम कहते हैं, ये ऊर्जा की कम खपत करते हैं। और अगला प्रश्न है प्रतिदीप्ति नलिका, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा की ज़्यादा खपत करती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स का मतलब यहाँ पर ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी से कम लाइट खर्च करती है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, एलईडी सबसे कम लाइट खर्च करता है। सहनती प्रतिदीप्ति लेप यानी सीएफएल, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ज़्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं परंतु यह पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है।
तो ये बात तो सही है कि CFL प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ज़्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है, ये गलत है। ये पर्यावरण के लिए खतरनाक है क्योंकि CFL ट्यूब्स जो होती है उनमें पारा भरा रहता है और पारा पर्यावरण के लिए और हम लोगों के लिए खतरनाक है। अगला स्टेटमेंट है कि CFL प्रतिदीप्ति नलिका ट्यूबलाइट से ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, तो ये भी गलत है। CFL ट्यूबलाइट से कम। देखो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत करता है जो पीले रंग की लाइट देने वाले बल्ब आते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा वो ऊर्जा खर्च करते हैं। उसके बाद में उनसे कम ऊर्जा की खपत करती है ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट से कम ऊर्जा की खपत करते हैं CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, और सबसे कम ऊर्जा की खपत करते हैं LED। ठीक है, LED हालांकि थोड़े CFL की कंपेरेटिवली महंगे आते हैं, लेकिन फिर भी ये पर्यावरण की दृष्टि से भी सुरक्षित है और ऊर्जा दक्ष है, कम ऊर्जा खर्च करते हैं। CFL में पारा भरा होता है और ये पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाता है इसलिए। तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गए, यहाँ पर स्टेटमेंट है 3 और 4 असत्य। असत्य पहचानना है तो 3 और 4 असत्य, बाकी ठीक है। प्रकाश शोषक डायोड LED की ऊर्जा की कम खपत करते हैं और फ्लोरोसेंट प्रकाश शोषक डायोड की तुलना में ऊर्जा की ज़्यादा खपत करते हैं, ये बात भी सही है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा क्या है, परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत, या परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, या परिपथ में प्रोटॉन प्रवाह की दिशा के अनुरूप, या प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत। तो देखो परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, जैसे मान लो ये परिपथ है, ये पॉजिटिव लंबी जो लाइन होती है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर ये परिपथ है एक सिंपल सा, और इस परिपथ में जैसे मान लो यहाँ पर ये बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब जुड़ा हुआ है, तो इसमें विद्युत प्रवाह किस डायरेक्शन में होगा, तो विद्युत की प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत मानी जाती है। अब इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज माइनस, तो ये प्लस की तरफ जाएंगे, माइनस से प्लस की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन तो गति करेंगे माइनस से प्लस की तरफ। और विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है इनके विपरीत, यानी प्लस से माइनस, यानी विद्युत धारा की दिशा क्या है, प्लस से माइनस। विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत। तो ए स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई वोल्ट है कि एम्पियर है कि कूलम है कि ओम है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। देखो विद्युत प्रतिरोध R होता है, और ओम के नियम से, ओम का नियम है कि V समानुपाती I, ये ओम का नियम है, या I समानुपाती V कैसे भी लिख दो। जब समानुपाती का चिन्ह हटा के अगर इक्वल का साइन लेकर आएंगे तो ये आएगा, यहाँ पर एक नियतांक आएगा जिसको हम कहते हैं R, तो V इक्वल टू RI या V बराबर IR, ये सूत्र बनता है V बराबर IR। अब यहाँ से R का सूत्र क्या बन जाएगा, तो R का सूत्र बन जाएगा V बटा I, ये इसके साथ गुणा में, इसका सूत्र बनाना है तो इसको गुणा वाले को इधर लेके आएंगे तो इधर भाग में हो जाएगी, यानी V डिवाइड बाई I, तो V बटा I बराबर R। अब V का ऐसा ही मात्रक होता है V यानी वोल्ट विभवांतर, और I का एम्पियर, तो वोल्ट बटा एम्पियर को हम कहते हैं ओम। ये जो वैज्ञानिक ओम था इसके सम्मान में इसका मात्रक ओम रख दिया। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। विद्युत की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, विद्युत मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई ओम है कि एम्पियर है कि वोल्ट है कि वाट है, तो सही उत्तर है एम्पियर। एम्पियर विद्युत इकाई की अंतर्राष्ट्रीय मापक इकाई है। एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है, ओम प्रतिरोध की इकाई है, वोल्ट विभवांतर की इकाई है, और वाट है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है टेस्ला, वेबर, गाउस या एम्पियर। सही उत्तर है वेबर। वेबर इस चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है कि किसी इकाई क्षेत्रफल में से प्रति सेकंड गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब है कि एक इकाई एरिया, जैसे मान लो हमने एक इकाई एरिया ले लिया 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर, तो इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से प्रति इकाई समय यानी एक सेकंड में कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, चुंबक से कितनी बल रेखाएं निकल रही है, इनकी संख्या इसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसको हम प्रेरित विद्युत धारा और विद्युत प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, जिस पर जनरेटर काम करता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम को सही तौर पर निरूपित नहीं करता। यहाँ पर 4 समीकरण दिए हुए, कौन सा सही नहीं है ओम के नियम के अनुसार से। V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R, R इक्वल टू V अपॉन I और R इक्वल टू I अपॉन V। चेक करते हैं। देखो ये पहला समीकरण है, ये ओरिजिनल समीकरण, मेन जो इसका स्टेटमेंट है वो यही है कि किसी चालक के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगा, V समानुपाती I। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जो R होगा, तो V इक्वल टू IR, ये पहला सूत्र।
बन गया। अब यहाँ से अगर हम आई का और आर का सूत्र बनाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो आई का सूत्र बनाएंगे तो आर इसके नीचे यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी आई का सूत्र क्या बन गया, वी बटा आर। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और अगर यहाँ से आर का सूत्र बनाए तो आई इसके नीचे आ जाएगी डिवाइड में बटा में, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ये भी सही है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर इक्वल टू आई अपॉन वी ये गलत है, क्योंकि आर का सूत्र क्या है, वी अपॉन आई है, आई अपॉन वी नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये पता करना है। कुछ कूट दिए हुए नीचे इस हिसाब से, तो एक एक को हम देखते हैं कि क्या सही सुमेलित है कि नहीं। विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम, विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर, विभवांतर मापने का यंत्र वोल्टमीटर, परिपथ में विद्युत की उपस्थिति गैल्वेनोमीटर। विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर नहीं होता, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और विद्युत आवेश जो होता है ना क्यू बराबर एन ई होता है। एन का मतलब है संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो एक कूलाम जो है, इस एक कूलाम में लगभग 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होता है। यानी एक कूलाम चार्ज ये कब बनेगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या एन का मान 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी इतने इलेक्ट्रॉनों के पास 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के पास में जितना आवेश होता है ना, उतना आवेश एक कूलाम के बराबर होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई का मान कितना होता है, ई का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो ये तो दोनों ही सही सुमेलित नहीं है। विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर है। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर लगाया जाता है, और एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है वो आगे बताएंगे आपको। विभवांतर मापने के यंत्र वोल्टमीटर होता है, ये भी सही है, और वोल्टमीटर हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका भी कारण आपको आगे जब ये करवाएंगे तब बता दूंगा मैं। परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर वो उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा उपस्थित है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। गैल्वेनोमीटर की सुई में जो डिफ्लेक्शन होता है, विचलन होता है, वो विचलन ये बताता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये तीसरा, चौथा और पांचवा सही है, पहला दूसरा सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी या सेल से जब हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, तो बैटरी सेल में वो कौन सी ऊर्जा है जिसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल, सौर, रासायनिक या उष्मा। तो सही उत्तर है रासायनिक ऊर्जा। बैटरी और सेल के अंदर कुछ रसायन भरे होते हैं, उन रसायनों के पास जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा है, और हम रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न, समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। देखो ये एक स्टेटमेंट है कि समान ताप पर, यानी ताप अगर समान रहे तो विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये कथन किस नियम से संबंधित है, किस नियम से ये कथन संबंधित है, ओम के नियम से, फैराडे के नियम से, चार्ल्स के नियम से या फ्लेमिंग के नियम से। तो सही है ओम का नियम। यही तो ओम का नियम है। जो ओम का नियम है वो यही तो है कि किसी विद्युत परिपथ में, जैसे मान लो ये विद्युत परिपथ है, ये प्लस या माइनस 2 टर्मिनल होगी, और इस विद्युत परिपथ में अगर ये मान लो कोई तार जुड़ा हुआ है या धातु का टुकड़ा है या कोई चालक जुड़ा हुआ है, तो इस चालक के सिरों के बीच, जैसे मान लो इसका एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, तो इन सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है वी, वो इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रहा है उसके समानुपाती होगा। यानी अगर धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी तो विभवांतर भी ज़्यादा होगा, उत्पन्न होगा, और अगर धारा का मान कम है तो विभवांतर भी कम होगा। तो ये स्टेटमेंट ओम का है, ओम के नियम का स्टेटमेंट है कि समान ताप पर, देखो ये कंडीशन याद रखना, ताप समान रहना चाहिए। ताप अगर घटेगा बढ़ेगा तो ये V प्रोपोर्शनल I नहीं होगा, V समानुपाती I नहीं आएगा। यानी समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। अगला प्रश्न, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो विद्युत धारा का जो ओम का नियम है वो सूत्र ये है, V = IR, और हम प्रतिरोध को दोगुना कर रहे हैं, तो प्रतिरोध का सूत्र यहाँ से अगर हम बढ़ाएं तो R बराबर हो जाएगा V/I। ये इसके साथ गुणा में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगी V/I, तो R बराबर V/I। अब R में और I में क्या संबंध है, देखो समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। R समानुपाती है V के, R व्युत्क्रमानुपाती है I के। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर R का मान बढ़ेगा तो I का मान घटेगा, और अगर R का मान घटेगा तो I का मान बढ़ेगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए, पहले से अगर डबल कर दिया जाए प्रतिरोध,
तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। कैसे, इसको देखो मैं आपको क्वेश्चन करके समझाता हूँ। भाई आर का सूत्र क्या है, V बटा आई। अभी मान लो 1 वोल्ट है V का मान और I का मान 1 एम्पियर है, तो R का मान कितना आया, 1 बटा 1 1, यानी R का मान आया 1। अब क्या करना है, प्रतिरोध को दोगुना करना है, यानी पहले प्रतिरोध 1 था, अब इसको दोगुना कर देंगे तो 2 कर देंगे। जब यहाँ 2 होगा तो धारा कितनी हो जाएगी, 1 बटा, पहले 1 एम्पियर थी, अब अगर इसको 0.5 करेंगे तभी तो यहाँ 2 आएगा, 1 बटा 0.5 करेंगे तभी तो 2 आएगा मान। तो धारा पहले से कितनी होगी, आधी। पहले 1 एम्पियर थी और अब कितनी हो गई, 0.5, तो धारा पहले से क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ऑप्शन सी ठीक है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या तापमान पर। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध 4 फैक्टर पर, 4 कारकों पर निर्भर करता है, और वो चारों कारक यही है। पहला है चालक की लंबाई पर, दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, कि वो किस पदार्थ का है बना हुआ है। लोहे का अलग होगा, तांबे का अलग होगा, चांदी का अलग होगा, सबका अपना अलग अलग प्रतिरोध होगा। और तापमान पर, तापमान के साथ में भी प्रतिरोध का मान परिवर्तित होता है, कि जो प्रतिरोध है आर वो समानुपाती होता है लंबाई के, चालक की लंबाई के, यानी लंबाई अगर अधिक होगी तो प्रतिरोध भी अलग अधिक होगा। और प्रतिरोध जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो आर कम होगा। यानी अनुप्रस्थ काट, जैसे मान लो ये एक तार है, एक तार है, और इसका ये जो अनुप्रस्थ काट है, ये वाला, ये अनुप्रस्थ काट है, इसका क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही आर कम होगा। तो अगर एक ये मोटा वायर है और एक ये पतला वायर है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसका कम है, अनुप्रस्थ काट इसका कम है, पतले वाले तार के। तो इसका अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो इसका प्रतिरोध अधिक होगा, यानी इन दोनों में प्रतिरोध अधिक किसका होगा, प्रतिरोध अधिक इसका होगा। और अगर दो अलग अलग लंबाई के तार है, जैसे मान लो ये एक इतनी लंबाई का तार है और एक इतनी लंबाई का तार, इन दोनों में से प्रतिरोध किसका अधिक होगा, लंबाई के समानुपाती है, तो जो ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। और इसको एक स्टेटमेंट में हम विशिष्ट प्रतिरोध निकलता है फिर यहाँ से, कि प्रतिरोध जो है आर वो समानुपाती है एल के, प्रतिरोध जो है वो अनुक्रमानुपाती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अगर इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे आर समानुपाती एल बटा ए। और अगर समानुपाती का साइन चिन्ह यहाँ से हटाकर अगर बराबर का चिन्ह लाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को कहते हैं रो, RHO रो, और ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह अगर ये रो आ गया तो आगे सूत्र क्या बन जाएगा, आगे सूत्र बन गया रो एल बटा ए, रो एल बटा ए, यानी R इज इक्वल टू रो एल बटा ए, यानी रो एल बटा ए। यानी ये सूत्र क्या बना, ये सूत्र बना R बराबर रो एल बटा ए। अब यहाँ से आप सूत्र बना सकते हो इस रो का भी। अगर रो का यहाँ से इस सूत्र से रो का सूत्र बनाए तो क्या सूत्र बनेगा, देखो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, ये दोनों आपस में गुणा होंगे, तो रो गुणा एल को 1 से गुणा करेंगे तो रो एल, तो रो एल बराबर आर गुणा ए। अब अगर रो का सूत्र निकालना है तो एल इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यानी सूत्र क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बटा एल। तो रो का सूत्र क्या बन गया, आर के सूत्र प्रतिरोध के सूत्र से, प्रतिरोध आर समानुपाती एल बटा ए। अगर यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाए तो आर बराबर रो एल बटा ए, ये सूत्र बन गया रो एल बटा ए। अब यहाँ से अगर इन दोनों को क्रॉस गुणा करें, इन दोनों को क्रॉस गुणा करें तो रो गुणा एल बराबर आर गुणा ए। अब हमें रो का सूत्र चाहिए यहाँ से, तो रो का सूत्र निकालेंगे तो एल यहाँ डिवाइड में आ जाएगा नीचे, तो रो बराबर आर ए बटा एल, ये सूत्र बन गया रो इज इक्वल टू आर ए बटा एल। सूत्र क्या बना, सूत्र बना रो इज इक्वल टू आर गुणा ए बटा एल। अब अगर इसकी इकाई निकाले तो देखो रो की इकाई विशिष्ट प्रतिरोध इसको कहते हैं, या प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, और लिखते इसको RHO रो है। आर यानी ओम, ऐसा इकाई आर की ओम, गुणा एरिया की इकाई होती है, क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर, लंबाई की इकाई होती है मीटर। देखो मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल हो गया तो ओम गुणा मीटर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है, ओम गुणा मीटर। देखते हैं अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में तंतुओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये है टंगस्टन धातु, टंगस्टन धातु, वुल्फ्रॉम W। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत अधिक लगभग 3000 केल्विन के आसपास इसका
मेल्टिंग पॉइंट होता है उच्च गलनांक के कारण, क्योंकि बल्ब में बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है और अगर हम कोई ऐसी धातु उपयोग करेंगे जिसका गलनांक कम है तो वो पिघल जाएगी इतनी अधिक ऊष्मा की वजह से। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का, कि विद्युत इस्त्री, हीटर, टोस्टर आदि का निर्माण मिश्र धातुओं से किया जाता है। कारण यह है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयव धातुओं से कम होती है। तो देखो कथन सही है बिल्कुल, कि विद्युत इस्त्री, हीटर, टोस्टर आदि के जो एलिमेंट या तंतु होते हैं, तापन तंतु, उनका निर्माण मिश्र धातुएं जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीज आदि से किया जाता है। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं से अधिक होती है, कम नहीं अधिक होती है, प्रतिरोधकता अधिक होती है इसलिए। अब प्रतिरोधकता अधिक है तो प्रतिरोध भी अधिक होगा, क्योंकि प्रतिरोध अभी हमने सूत्र पढ़ा, आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए, यानी आर जो है वो रो के सीधा समानुपाती है। तो अगर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक है, रो का मान अधिक है, तो उनका प्रतिरोध भी अधिक होगा। अब प्रतिरोध अधिक होगा, जितना प्रतिरोध अधिक होगा उतनी अधिक वो ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि ऊष्मा H बराबर होती है I²RT, यानी रेसिस्टेंस, प्रतिरोध के समानुपाती। तो उत्पन्न ऊष्मा जिसका अधिक प्रतिरोध होगा उसकी वो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। इसलिए हम धातुएं यूज ना करके मिश्र धातुएं यूज करते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता अधिक है, वो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगी। और दूसरा कारण ये है कि धातुएं अधिक ऊष्मा की वजह से इतने उच्च तापमान पर उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और वो जलकर काली हो जाती है, जबकि इनका ऑक्सीकरण नहीं होता मिश्र धातुओं का। इसलिए ये जो हीटिंग डिवाइसेज है, तापन युक्त जो युक्तियाँ हैं, इनमें हम एलिमेंट के रूप में, तंतु के रूप में धातुएं उपयोग न करके मिश्र धातुएं उपयोग करते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीकरण नहीं होता इसलिए। अगला प्रश्न है कि घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम, समानांतर क्रम में, या दोनों में, या किसी में नहीं। सही उत्तर है समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में लगाया जाता है। घरों में जितने भी सर्किट बनते हैं वो सब समानांतर क्रम में होते हैं। क्यों बनते हैं, क्यों लगाया जाता है, तो इसका कारण ये है कि समानांतर क्रम में जब हम जोड़ते हैं, जैसे ये क्रम समानांतर क्रम कहलाता है। इस तरह से जैसे अगर मान लो 3 डिवाइस या 3 प्रतिरोध ऐसे जुड़े हुए हैं तो ये कहलाता है समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम की खास बात यह है कि समानांतर क्रम में तीनों में करंट का मान अलग अलग होता है। आई का मान तीनों में अलग अलग होता है और वी का मान तीनों में समान होता है। तो विभवांतर हमारे घरों में जो करंट आता है उसका विभवांतर 220 वोल्ट होता है। तो सबको 220 वोल्टेज मिलेगा, लेकिन धारा का मान तीनों में अलग अलग होने से, जैसे मान लो टीवी को अलग विद्युत धारा चाहिए, एसी को अलग चाहिए और मोबाइल चार्जर को कम धारा चाहिए, तो जिसको जितनी धारा चाहिए उतना उसके प्रतिरोध के हिसाब से उसको विद्युत धारा की सप्लाई हो जाएगी। इसलिए पार्श्व क्रम में लगाया जाता है, क्योंकि पार्श्व क्रम में उपकरणों को जितनी आवश्यक है उतनी विद्युत धारा मिलती है। जबकि अगर श्रेणी क्रम में जोड़े इस तरह से, जैसे ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, अगर श्रेणी क्रम में जोड़े तो समान विद्युत धारा का प्रभाव होता है तीनों में। तो क्या मोबाइल चार्जर, एसी और टीवी तीनों को एक समान विद्युत धारा चाहिए? नहीं, इसलिए श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जा सकता। और इनके बारे में डिटेल से आगे बताऊंगा आपको अगले पार्ट में। अगला प्रश्न है कि बल्ब में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, हाइड्रोजन, कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है बल्ब में? तो बल्ब में जो अक्रिय गैस भरी जाती है वो है नाइट्रोजन और ऑर्गन, 1 और 3। ऑप्शन ए ठीक है। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, अक्रिय होती है, और ऑर्गन ये भी अक्रिय होती है। इसलिए नाइट्रोजन और ऑर्गन अक्रिय गैस होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं करने देगी उस बल्ब की जो धातु है टंगस्टन गैस है। नहीं तो अगर वहाँ वायु भर देंगे बल्ब के अंदर, जो ग्लास केस है, खाली जगह है जहाँ पर ये तंतु रहता है, बल्ब का फिलामेंट रहता है, वहाँ पर अगर हम यहाँ पर हवा भर देंगे या कोई दूसरी गैस भर देंगे तो हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में इस धातु की अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाएगी या जल जाएगी। लेकिन क्योंकि हमने अक्रिय गैस भर दी, वायु को हटा दिया, और अक्रिय गैस नाइट्रोजन, ऑर्गन भर दी जिसके साथ में इस धातु की कोई अभिक्रिया नहीं होगी, तो लंबे समय तक तंतु सुरक्षित रहेगा। इसलिए अगला प्रश्न है, एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर धारा और विभवांतर को 2 गुना कर दे तो धारा होती है I, विभवांतर होता है V, तो विद्युत शक्ति P पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन तीनों में क्या संबंध है? तो इन तीनों में संबंध है P बराबर VI। ये सूत्र होता है धारा विद्युत शक्ति का, यानी विद्युत शक्ति समानुपाती होती है V के और I के। अब मान लो पहले केस में अगर V का मान 1 वोल्ट है और I का मान 1 एम्पियर है, तो विद्युत शक्ति का मान भी 1 होगा। 1 क्या, जब ये वोल्ट हो और ये एम्पियर हो तो ये 1 वाट होती है, 1 वाट W। अब अगर इनको 2 गुना कर दिया, यानी इसको भी 2 वोल्ट कर दिया और इसको 2 एम्पियर कर दिया, तो 2 गुना 2 4, तो पहले की बजाय 4 गुना बढ़ जाएगा विद्युत शक्ति का मान, 4 गुना। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर कि 4 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता? ऐसी परिपथ के लिए, चालक के लिए, अर्धचालक के लिए, चालकों के लिए जब तापमान में परिवर्तन होता है। तो सही उत्तर है चालकों के लिए जब तापमान में परिवर्तन होता है तब ओम का नियम लागू नहीं होता। ओम का नियम तभी लागू होता है जब तापमान स्थिर हो। स्थिर तापमान पर किसी विद्युत परिपथ में या किसी विद्युत चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इन दोनों सिरों के बीच जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उसके समानुपाती होगी, V समानुपाती I। ये ओम का नियम है। अगला प्रश्न ओम के नियम पर यह कि ओम का नियम किसकी व्याख्या करता है? किसी माध्यम में ध्वनि की, या आकाश से प्रकाश के पारित होने की, या किसी तार में धारा के प्रवाहित होने की, या किसी धातु में ऊष्मा के प्रवाहित होने की। तो सही उत्तर है किसी तार में धारा के प्रवाहित होने की व्याख्या करता है। ओम का नियम क्या है? V समानुपाती I, यानी V बराबर IR। यही ओम का नियम है। यानी किसी विद्युत तार में या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I जो है उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, या उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है कि किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध का, यानी विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध क्या है? समानुपाती होते हैं दोनों। ये पहली बार पता किसने लगाया था? ओम ने। और यही ओम का नियम है। अगला प्रश्न है कि वाट को प्रकट कर सकते हैं वोल्ट में, कैलोरी में, किलोग्राम मीटर में, या जूल प्रति सेकंड में। तो सही उत्तर है जूल प्रति सेकंड। ये बता चुका हूँ मैं आपको कि वाट जो है वो शक्ति, विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई है, और वाट होता है, या शक्ति जो होती है ना, शक्ति कार्य करने की दर या ऊर्जा परिवर्तन की दर शक्ति कहलाती है। तो शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय। अब ऊर्जा की ऐसा इकाई होती है जूल, और समय की इकाई होती है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड, जूल बटा सेकंड। अगला प्रश्न है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब है और 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? देखो, विद्युत खर्च यानी हमें ऊर्जा निकालनी है, और ऊर्जा होती है पावर गुणा टाइम, यानी शक्ति गुणा समय। क्यों होती है? क्योंकि शक्ति होती है, शक्ति का सूत्र होता है ऊर्जा बटा समय। यहाँ से अगर हम ऊर्जा का सूत्र बनाए तो क्या बनेगा? इसके नीचे 1 मान लो, इन दोनों को वज्र गुणा करो तो ऊर्जा गुणा 1, यानी ऊर्जा बराबर क्या हो गया? शक्ति गुणा समय। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। शक्ति कितनी है? 100 वाट है, तो 100 वाट। 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से, और यूनिट होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को, किलोवाट घंटा को हम कहते हैं यूनिट। तो ये किलोवाट में लेना है और ये घंटा में लेना है। अब 10 घंटे तक जलता है, टाइम तो 10 घंटे है, लेकिन ये वाट में, तो वाट को किलोवाट में चेंज करो। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते थे, 100 बटा 1000, ये किलोवाट हो गया। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 बटा 1। तो 1 बटा 1 यानी 1 किलोवाट प्रति घंटा। यानी कितनी ऊर्जा खर्च करेगा ये? 1 किलोवाट आवर, यानी 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। और 5 रुपये प्रति यूनिट, यानी 1 यूनिट का खर्चा कितना है? 5 रुपये। तो कुल विद्युत खर्च कितना होगा? 5 रुपये होगा। अगला प्रश्न, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा उपभोग का मान होगा, यानी कितनी ऊर्जा प्रतिदिन उपभोग में आ जाएगी? 1 यूनिट, या 100 kWh, यानी 100 यूनिट, 10 यूनिट, या 10 kWh। kWh और यूनिट दोनों एक ही चीज़ है, kWh को ही यूनिट कहते हैं। देखो, 100 वाट के बल्ब है, अब हमें निकालनी है ऊर्जा। तो ऊर्जा बराबर वही जो भी मैंने आपको बताया था, शक्ति गुणा समय। अब ऊर्जा अगर यूनिट में निकालनी है तो शक्ति हमें किलोवाट में लेनी है, और समय को हमें आवर में लेना है, किलोवाट गुणा आवर। अब यहाँ पर कितना दे रखा है? 100 वाट। तो 100 शक्ति 100 वाट लेनी है, यानी एनर्जी बराबर पावर गुणा टाइम, शक्ति गुणा समय। पावर कितनी है? 100 वाट, तो 100 वाट। 100 को किलोवाट में चेंज करेंगे तो बटा 1000। अब ऐसे 100 वाट के कितने बल्ब है? 10 बल्ब है। ये एक बल्ब की पावर, तो 10 बल्ब तो गुणा 10। और प्रतिदिन कितना घंटा जल रहा है? टाइम कितना लेना है? टाइम लेना 1 घंटा। तो कितनी यूनिट आ गई? देखो, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल, 1 यूनिट। सही उत्तर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में व्यतीत ऊर्जा कितनी होगी? भाई, ऊर्जा वही सेम वही है, ऊर्जा बराबर समय, ये पावर गुणा टाइम, शक्ति गुणा समय। शक्ति कितनी है? 100 वाट। किलोवाट में चेंज करो, किलोवाट कब आएगा? जब 100 बटा 1000 कर देंगे तो ये वाट की जगह किलोवाट हो जाएगा। और आवर समय कितना है? 6 घंटा प्रतिदिन, तो 6 घंटा, 6 आवर। अब देखो, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 10 बच गया इधर, तो 6 बटा 10। और 6 बटा 10 कितना होता है? 0.6। तो 0.6 किस ऑप्शन में है? 1 में। तो पहला ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्चा आएगा। बस वही है, सेम वैसा ही प्रश्न है। 100 वाट का एक बल्ब है, किलोवाट में चेंज करना है, यूनिट में खर्च निकालना है, क्योंकि 50 पैसे प्रति यूनिट है और यूनिट होती है किलोवाट आवर यानी शक्ति किलोवाट में और समय आवर में लेना है। किलोवाट में चेंज करेंगे तो 100/1000 हो गया, ये किलोवाट हो गया, गुणा समय। अब इसको समय से 5 घंटे जलाया जाता है प्रतिदिन, तो 5 घंटे, तो ये यूनिट में आ जाएगी, कितनी ऊर्जा है वो यूनिट में आ जाएगी। तो 30 दिन में, और 30 दिन का निकालना है तो गुणा 30 दिन। ठीक है, 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, इस 1 0 से ये 0 कैंसिल, तो 5 3 15 यूनिट। कितना यूनिट हो गया, 15 यूनिट। अब प्रति यूनिट खर्चा कितना है, 50 पैसे, तो 15 यूनिट का कितना खर्च हो जाएगा, 7.5 रुपये, 7 रुपये 50 पैसे। अगला प्रश्न है, एक युक्ति द्वारा 5 मिनट में 2 एम्पियर की धारा ली जाती है, परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। तो आवेश निकालना है, तो आवेश होता है Q, और Q का सूत्र होता है, Q के 2 सूत्र है। पहला सूत्र है Ne, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा हो। आवेश अगर नहीं भी दे रखा तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है E का मान वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये N का मतलब है नंबर, संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक सूत्र तो ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एम्पियर में धारा दे दी और टाइम दे दिया। तो अब देखो सूत्र कौन सा लगेगा, तो सूत्र ये लगेगा I वाला। I बराबर होता है Q/T, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश बटा समय। यहाँ से अगर हमें आवेश निकालना हो तो आवेश का सूत्र क्या बना लेंगे हम, Q × 1 बराबर I × T। तो Q का सूत्र क्या बन गया, IT, Q बराबर IT, यानी धारा गुणा समय। दोनों को SI इकाई में ले लो, ये 2 एम्पियर SI में दे रखी है, I का मान 2 एम्पियर, गुणा समय सेकंड में लेना है। 5 मिनट है तो 5 मिनट को सेकंड में बदल लेंगे, 5 × 60 सेकंड हो जाएगा, 5 × 60 सेकंड। अब देखो 2 एम्पियर गुणा 5 × 60, ये आ जाएगा आपका आवेश कूलाम में। तो ये कितना हो गया, इसको कर लो, 5 × 2 10, 10 × 60 यानी 600 कूलाम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा, 600 कूलाम। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है, तो देखो विद्युत चालकता की यूनिट होती है महो, याद रखो, महो विद्युत चालकता की इकाई है। ओम का उल्टा एक तरह से महो है। ओम प्रतिरोधकता होती है, ओम प्रतिरोधकता की इकाई प्रतिरोध की, तो महो विद्युत चालकता की इकाई। अब चालकता कैसे कहते हैं इसको समझते हैं हम। देखो, तो चालकता है कि पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप। कोई पदार्थ कितनी विद्युत धारा संचालित कर सकता है, उसकी विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता कितनी है, इसका माप उसकी चालकता कहते हैं, और इसका मात्रक होता है महो। अगला प्रश्न है कि 200 वोल्ट के एक वोल्टेज जनित्र को 40 वोल्ट के बल्ब से जोड़ा जाता है, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। निकालना क्या है, I, धारा निकालनी है। दे क्या रखा है, 200 वोल्ट, वोल्ट होता है V हमेशा, तो V का मान 200 वोल्ट, और 40 वाट, वाट किसकी इकाई होती है, वाट होती है शक्ति की इकाई, पावर की, वाट और किलोवाट। तो P कितना दे रखा है, 40 वाट। पूछा क्या है, I, तो I, V और P में क्या संबंध है, तो इनमें संबंध है P बराबर VI। हमें क्या निकालना है, I, तो I का सूत्र क्या बन जाएगा, V इधर आ जाएगा इसके नीचे, तो P/V बराबर I। अब P का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, 40 वाट, तो P की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर, P की जगह आ जाएगा 40, और नीचे V का मान कितना दे रखा है, 200, तो 40/200 कितना हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 4 5 20, 5 बार जाएगा तो 1/5, और 1/5 कितना होता है, 0.2, तो 0.2 एम्पियर। तीसरा ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न है कि 5 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। कार्य W कितना होगा, अगर 5 वोल्ट यानी V का मान है 5 और आवेश का मान Q का मान है 2 कूलाम 5 वोल्ट, तो वर्क कितना होगा। तो यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा विभवांतर का। विभवांतर क्या होता है, तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, ये होता है W/Q। तो W कार्य का सूत्र यहाँ से क्या बन जाएगा, कार्य का सूत्र बन जाएगा V × Q। V कितना है, 5 वोल्ट, और Q कितना है, 2, तो 5 × 2 10, कार्य कितना किया जाएगा, 10 जूल। V की SI इकाई वोल्ट, Q की SI इकाई कूलाम, तो वोल्ट गुणा कूलाम, कार्य की SI इकाई जूल हो जाएगी। अगला प्रश्न है, लाइट इमिटिंग डायोड LED कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट CFL से अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। भाई कारण तो देखो, कथन तो सही है कि LED जो होते हैं वो CFL के मुकाबले अधिक लंबे समय तक चलते,
कारण है कि लाइट इमिटिंग डायोड लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है। LED अधिक ऊर्जा दक्ष होते, अधिक एनर्जी सेवर होते, ज़्यादा ऊर्जा की बचत करते। कथन A और कारण R दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है, ये सही हो जाएगा। LED के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। देखो, LED लाइट इमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड अनेक रंगों में मिलते हैं, जैसे लाल, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद में उपलब्ध है तथा अनेक अनुप्रयोगों में इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए LED का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। श्वेत LED का एक गुच्छा एक साथ लगाने पर LED एक प्रकाश स्रोत बन जाता है। LED प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। ये प्रकाश बल्ब और प्रतिदीप्त नलिका यानी ट्यूबलाइट से अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, अधिक अवधि तक काम करते हैं। लेकिन LED प्रकाश स्रोत महंगे हैं, थोड़े से अभी महंगे हैं, अब तो उतने महंगे नहीं रहे, पहले शुरू में ज़्यादा महंगे थे। CFL में पारा होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। CFL में जो पारा होता है तो पर्यावरण की दृष्टि से नुकसान करता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। इसलिए फ्यूज हुए CFL अथवा टूटे हुए CFL का निपटान सुरक्षित रूप से करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें पारा होता है। अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत उपकरणों पर आजकल सितारे स्टार्स 5 स्टार्स तक अंकित किए जाते हैं, रेटिंग है ये। तो इन उपकरणों पर अंकित सितारे ये स्टार्स क्या व्यक्त करते हैं? सितारों की संख्या जितनी अधिक है उतनी उस उपकरण की उपयोग अवधि अधिक है, या उस उपकरण की ऊर्जा दक्षता उच्चतर है, या उस उपकरण की कार्य क्षमता बेहतर है। तो सही उत्तर है कि जितने ज़्यादा स्टार है उतनी उसकी ऊर्जा दक्षता उच्चतर है, उतना ही ज़्यादा वो एनर्जी सेवर है, एनर्जी एफिशिएंट है। और ये इनको स्टार्स रेटिंग देता है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। भारत सरकार का उपक्रम है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये इनको स्टार रेटिंग देता है। तो 5 स्टार रेटिंग वाला सबसे अच्छा माना जाता है, ऊर्जा दक्ष है, कम ऊर्जा खर्च करेगा। कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो देखो, बेस्ट कंडक्टर होता है चांदी। तांबा और एल्यूमिनियम की चालकता अधिक होती है, इसलिए विद्युत संचरण लाइनों में तार के रूप में जब विद्युत एक जगह से दूसरी जगह तक भेजनी है तो हम एल्यूमिनियम या कॉपर के तार, तांबे के तार काम में लेते हैं। चांदी सबसे महंगी है, इसलिए चांदी के तार नहीं बनते, और सबसे अच्छी सुचालक चांदी है। तो जिन पदार्थों से विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाता है उन्हें सुचालक कहते हैं। जैसे लगभग सभी धातुएं सुचालक है। अम्ल, क्षार और लवणों के जलीय विलयन, मानव का शरीर, ये विद्युत चालक या सुचालक है। सबसे अच्छे सुचालक तांबा, एल्यूमिनियम आदि चालकता में अग्रणी है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है ना, वह ट्यूब कौन सी है? तो वो ट्यूब है मैग्नेट्रॉन ट्यूब, मैग्नेट्रॉन। अब मैग्नेट्रॉन ट्यूब क्या है, इसको समझते हैं। मैग्नेट्रॉन अधिक शक्ति की सूक्ष्म तरंग पैदा करने वाले एक निर्वात नलिका वैक्यूम ट्यूब होती है। वैक्यूम ट्यूब होती है, इसमें खाली होता है, एयर नहीं होती। और इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन की धारा पर चुंबकीय क्षेत्र की संक्रिया से सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न की जाती है। इलेक्ट्रॉन की धारा पर चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की धारा से सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती है माइक्रोवेव में, और ये तरंगों का फिर उपयोग है, रडार में भी उपयोग है और यहाँ पर माइक्रोवेव में भी इनका उपयोग है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान होता है, जब बल्ब जल रहा है तो उसके तंतु का तापमान 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन धातु काम में लेते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस होता है, और जलते हुए का तापमान 2000 से 2500 के आसपास होता है, इसलिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे विद्युत धारा और परिपथ और विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित। अगले पार्ट में और MCQ क्वेश्चंस और वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। सारे कंसेप्ट आपको साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।